नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में आरोपी रियाज अत्तारी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि रियाज की बाइक का नंबर 2611 था। RJ 27 AS 2611, ये जो बाइक आप देख रहे हैं, इसी बाइक के जरिए रियाज इस वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ था। और इस वक्त यह जानकारी मिल रही है कि ये जो 2611 नंबर था, ये 5000 ज्यादा देकर इसने खरीदा था। कोई खास नंबर अगर आपको अपनी बाइक के लिए, अपनी गाड़ी के लिए चाहिए होता है तो उसके लिए अतिरिक्त शुल्क लगता है, अतिरिक्त पैसा लगता है कि हमें अपनी पसंद का नंबर चाहिए। और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आरोपी रियाज अत्तारी की ये बाइक है, RJ 27 AS 2611 इसका पूरा नंबर है। और ये जो 2611 नंबर है, ये सामान्य तरीके से इसको नहीं मिला। अंदर की खबर यह है कि 2611 का ये जो नंबर है, उसने अलग से पैसे देकर खरीदा था, यानी कि 5000 रुपए ज्यादा देकर इस रियाज अत्तारी ने यह नंबर खरीदा था। और 2611 किसी से छुपी हुई तारीख नहीं है। 2611 मुंबई हमला इस तारीख को हुआ था। 26 नवंबर एक स्याह तारीख है भारत के इतिहास में, क्योंकि मुंबई हमला हुआ था, मुंबई के ताज होटल पर बड़ा अटैक, और उस दिन जो तारीख थी वो 2611 थी। तो कन्हैया लाल का जिन्होंने मर्डर किया, उनका 2611 कनेक्शन सामने आया है। आरोपी रियाज अत्तारी, उसकी बाइक से एक खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि बाइक का नंबर 2611 था। मुंबई हमले की जो तारीख है वो भी 2611 ही थी। 2013 में रियाज ने बाइक खरीदी थी। 2013 में जब बाइक खरीदी तो ज्यादा पैसे देकर खास तौर पर यह नंबर भी खरीदा। इससे आप इसकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। खास तौर पर 5000 रुपए अतिरिक्त देकर, ज्यादा देकर इसने यह नंबर खरीदा था। कन्हैया लाल मर्डर का आरोपी है रियाज अत्तारी। पाकिस्तान के संगठन से भी इसके संबंध निकलकर सामने आ रहे हैं और उनकी भी जानकारी ली जा रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, और ये जो बड़ी खबर है ये उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उदयपुर हत्याकांड में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि ISIS के स्लीपर सेल से रियाज अंसारी जुड़ा हुआ था। इसके अलावा सूफा आतंकी संगठन के लिए यह काम करता था। इस वक्त दो अपडेट आपके लिए हैं। पहला तो यह है कि ISIS के स्लीपर सेल से रियाज का कनेक्शन था और सूफा आतंकी संगठन के लिए यह काम करता था। कई आतंकी संगठनों के संपर्क में भी था। इस वक्त यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रियाज अंसारी कई आतंकी संगठनों के संपर्क में था। यह इस वक्त बड़ा खुलासा हो रहा है। तो अब जो सामने आ रहा है वो यह कि क्या कन्हैया हत्याकांड का ISIS कनेक्शन है। जी हां, यह खुलासा इसलिए हो रहा है क्योंकि आरोपी रियाज 5 साल से, पिछले 5 साल से यह व्यक्ति, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, अल सूफा के लिए काम कर रहा था। अल सूफा एक आतंकवादी संगठन है। 5 साल से यह शख्स अल सूफा के लिए काम कर रहा था। इसके अलावा 8 जिलों में सूफा के लिए रियाज सक्रिय रहा है। राजस्थान के 8 जिलों में सूफा के लिए रियाज अत्तारी सक्रिय रहा है। अल सूफा दरअसल ISIS का एक रिमोट स्लीपर सेल है। तो ISIS के रिमोट स्लीपर सेल अल सूफा के लिए यह काम कर रहा था। मुजीब सूफा से जुड़ा हुआ शख्स है, वो इसको निर्देश देता था। मुजीब रियाज अत्तारी को निर्देश देता था और अल सूफा नेटवर्क खड़ा करने में मुजीब का बड़ा हाथ है। इसके अलावा आरोपी रियाज मुजीब का खास शागिर्द था। मुजीब और रियाज की मुलाकात कई बार हुई है और फोन पर लंबी बातचीत के सबूत भी जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं कि मुजीब और रियाज की लंबी बातचीत हुई है। और कन्हैया हत्याकांड में कई खुलासे हो रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा आपके सामने रखते हैं।
खुलासा यह है कि आतंकियों के संपर्क में थे आरोपी। पाकिस्तान के आतंकी के संपर्क में था आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज ने मिलकर ही मर्डर किया था। कट्टरपंथी बनने के लिए इन्होंने ट्रेनिंग भी ली, सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी। तालिबानी वीडियो भी आरोपी देखा करते थे, इस बात का भी खुलासा हुआ। यानी जिन्होंने मर्डर किया, आतंकी संगठनों से इनके बहुत पहले के संबंध थे, पहले ट्रेनिंग भी हुई है। कई बड़े खुलासे हुए हैं। प्रमोद शर्मा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि आईएसआईएस से कनेक्शन, कई और आतंकी संगठनों से कनेक्शन जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, इन दोनों के थे। जी बिल्कुल, जैसे जैसे एनआईए की या फिर कहें जांच एजेंसियों की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, कई सारे खुलासे हो रहे हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें जितने लोग शामिल थे उसमें कई सारे लोग देश के अलग अलग राज्यों में से थे और बाकी कई लोग जो है वो पाकिस्तान या दूसरे देशों के भी थे। तो इन 3 कुल व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे जिसमें कि गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज जो है वो शामिल थे। और उसके बाद इनके घर से, जो गौस मोहम्मद के घर से कुछ आपत्तिजनक जो लिटरेचर वो भी बरामद किया गया है। कुछ सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें कि वो अक्सर देखा करता था, चाहे वो आईएसआईएस के हो या फिर तालिबान के हो। और इसमें जाकिर नाइक के जो है कुछ भाषण के वीडियो भी हैं। तो कई सारी चीज़ें मिल रही है कि किस तरीके से रेडिकलाइज हुआ गया। बाकायदा गौस मोहम्मद 45 दिन के लिए पाकिस्तान भी गया था। पाकिस्तान वो अबू इब्राहिम और एक शख्स उनसे मिला था जिन्होंने इसको ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद लगातार वो उनके संपर्क में था। इन सब कड़ियों को जोड़ते हुए अब जो राजस्थान एटीएस है, साथ में एनआईए है और यूपी एटीएस है, वो अब जांच कर रही है। क्योंकि जितनी भी जानकारियां मिल रही है, जो अलग अलग स्टेट में मौजूद मॉड्यूल हैं उनके बारे में जानकारी उनके साथ शेयर की जा रही है और वहाँ पर ही लोगों को डिटेन किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। दो जो मोहसिन और जो दो शख्स हैं, आरिस और मोहसिन, उनको थोड़ी देर में ही उदयपुर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। और एनआईए की 4 सदस्यीय टीम अभी उदयपुर की कोर्ट के अंदर ही मौजूद है। जब उनकी पेशी होगी तो जो उम्मीद जताई जा रही है कि एनआईए उसे उन्हें कस्टडी में लेगी। और गौस मोहम्मद और जो मोहम्मद रियाज है वो जुडिशल कस्टडी में 14 दिन की है। तो यहाँ से वो प्रोडक्शन वारंट या फिर ट्रांजिट रिमांड के लिए मांग कर सकते हैं, क्योंकि केस जो है वो राजस्थान पुलिस से अब एनआईए को ट्रांसफ़र हो चुका है और पूरी केस डायरी एनआईए ने अपने कब्जे में ले ली है और अभी जाँच शुरू कर दी है। क्योंकि ये पूरा नेटवर्क है जो है पूरे देश भर में फैला हुआ है। जिस तरीके से जब से नुपुर शर्मा ने ये बयान दिया था उसके बाद से ही ये लोग कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे थे और सोशल मीडिया के जरिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लगातार जो है एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे कि किस तरीके से। और जब कन्हैया और एक दूसरा शख्स है नितिन, उन्होंने वो पोस्ट को शेयर की थी तो उसके बाद से वो लगातार उनके टारगेट पे आ गए थे। रेकी की जा रही थी, धमकी दी जा रही थी। हालांकि पुलिस ने उनके ऊपर भी कार्रवाई की थी, लेकिन कन्हैया लाल पे लगातार जब पुलिस का प्रोटेक्शन जो था वो हटा है, उसके अगले दिन ही कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग नुपुर शर्मा के बयान के बाद भड़क गए, अचानक इनके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। लेकिन आप समझिए कि जो शख्स 2013 में मोटरसाइकिल खरीदता है, 5,000 रुपए ज्यादा देकर एक खास नंबर जो मुंबई आतंकी हमले की तारीख है वो लेता है, विशेष रूप से मैं आपके पास वापस आऊंगा। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, वो बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं। खबर यह है कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लेकर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जो उदयपुर में हुआ उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि नुपुर की टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया और आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए नुपुर जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने वो विवादित डिबेट देखी है, उसको भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद नुपुर ने जो कुछ कहा वो शर्मनाक है। यानी कि कोर्ट ने यह माना है कि नुपुर शर्मा को पहले भड़काया गया, लेकिन उसके बाद नुपुर शर्मा ने जो बात कही थी वो भी शर्मनाक है और उसे पूरे देश के सामने, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। यानी नुपुर शर्मा को यह ताकीद की गई है कि वो पूरे देश से माफी मांगे। नुपुर ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और यह याचिका दायर करके अपने खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। नुपुर का कहना था कि उन्हें लगातार हत्या और रेप की धमकियां मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उदयपुर में जो हुआ उसके लिए नुपुर जिम्मेदार है। नुपुर की टिप्पणी सबकी सुरक्षा के लिए खतरा है। देश में जो हो रहा है उसके लिए नुपुर जिम्मेदार है। देश भर में भावनाओं को भड़काया गया,
ये सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आज की है वो आपको बता रहे हैं। नूपुर ने जो कहा वो शर्मनाक है, ये अदालत ने कहा है। पूरे देश से नूपुर को माफी मांगनी चाहिए। पार्टी प्रवक्ता हैं तो कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। ये टिप्पणी जो उन्होंने की है उनके घमंडी रुख को दिखाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़ी टिप्पणियां की हैं और सख्त टिप्पणी की है नूपुर शर्मा पर। उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। नूपुर शर्मा ने यह कोशिश की थी कि उनके खिलाफ जितने मामले चल रहे हैं वो एक साथ दिल्ली ट्रांसफर हो जाए। कि जो पूरे हिंदुस्तान में बदअमनी फैली हुई है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नूपुर शर्मा है। अगर इन्होंने इस तरह के गलत बयानात न दिए होते तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा है और इसको हुकूमत हिंद को नोटिस लेना चाहिए और जल्द से जल्द नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होना चाहिए। और इसी सिलसिले में राजस्थान के उदयपुर में जो घटना बदअमनी फैली हुई है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नूपुर शर्मा है। अगर इन्होंने इस तरह के गलत बयानात न दिए होते तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा है और इसको हुकूमत हिंद को नोटिस लेना चाहिए और जल्द से जल्द नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होना चाहिए। ये एक सोचा समझा बयान था जो बीजेपी आरएसएस की मानसिकता को दर्शाता है और उनके बयान से अगर उसी वक्त गिरफ्तारी हो गई होती तो पूरे देश में जिस तरह का गुस्सा फैला और उससे कुछ सरफिरे आतंकवादी किस्म के लोगों ने एक गरीब टेलर की हत्या कर दी। उस टेलर की हत्या के लिए जितना जिम्मेदार वो दो आतंकवादी हैं उतने ही जिम्मेदार नूपुर शर्मा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। समाजवादी पार्टी सीधे मांग करती है कि नूपुर शर्मा की इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये टिप्पणियां लगातार आ रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी नूपुर शर्मा के खिलाफ की है, उनके ऊपर की है। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। विजय शंकर तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीएचपी का पक्ष रखने के लिए, और दानिश कुरैशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले विजय शंकर तिवारी, जो आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये टिप्पणी है ये उनका ऑब्जर्वेशन है, उनका कोई आदेश नहीं है। दूसरी बात, ये बहुत ही सेलेक्टिव है। मैं कहता हूँ कि भागलपुर में जब दंगे हुए, बहुत सारे लोगों का हताहत हुए, तब क्या वो नूपुर शर्मा का बयान था? क्या दिल्ली में जब पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए, बहुत सारे लोग मारे गए, क्या वो नूपुर शर्मा का बयान था? अंकित सक्सेना मारा गया, क्या वो नूपुर शर्मा का बयान के कारण हुआ? ध्रुव त्यागी मारा गया, क्या वो नूपुर शर्मा के कारण मारा गया? डॉक्टर नारंग मारे गए। ऐसे मतलब 50 से ज्यादा घटनाएं हैं जहां पर हत्याएं हुई हैं, जिहादियों ने हत्याएं की हैं। क्या वो सब नूपुर शर्मा के कारण हुई हैं? वास्तव में मैं कहना चाहता हूं कि सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आप निर्णय दीजिए, सारा देश सम्मान करता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी सम्मान करता है, ऑब्जर्वेशन का भी सम्मान करता है, लेकिन जिस प्रकार का ये सारा माहौल है देश में, वो माहौल किसके कारण बना? क्या उसके पीछे ओवैसी नहीं है? क्या उसके पीछे रहमानी नहीं है? क्या उसके पीछे और मौलाना मदनी नहीं है, जिन्होंने पूरे के पूरे इस्लामिक जगत को इस प्रकार के बात करने के लिए, सारा करने के लिए उकसाया है? और सबसे बड़ी बात है कि जो हत्या करने वाले हैं वो कौन हैं? जब भगवान शिव को अपमानित किया गया, उनको फबारा किया गया, तब तो देश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई मर्डर नहीं हुआ। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस प्रकार की सिलेक्टिव टिप्पणी करने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो उनका ऑब्जर्वेशन है, ये आदेश नहीं है। बिल्कुल, ये ऑब्जर्वेशन है, ये आदेश नहीं है। दानिश कुरैशी, एक वो वर्ग भी है जो उठकर खड़ा हो गया, जो उदयपुर को जस्टिफाई करने लगा इस पूरी घटना के पीछे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट की कही गई बात को आधार बनाकर यह कहा जा रहा है कि उदयपुर की जो घटना हुई उसके लिए भी नूपुर शर्मा जिम्मेदार है।
आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो विजय शंकर तिवारी जी से पूछना चाहूंगा कि दिल्ली की पुलिस तिवारी जी के ऑब्जर्वेशन पे काम करेगी या सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे। और जैसा कि उन्होंने कहा, दो डिफरेंस दिखाए, एक ऑब्जर्वेशन और दूसरा आदेश। हम रिसेंटली क्यों भूल गए कि पिछले हफ्ते ही जाकिया जाफरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिया था। क्या हुआ उसके बाद? फॉर्मर एडीजीपी अरेस्ट किए गए, दूसरे और लोग अरेस्ट किए गए। तो याद रखिएगा कि ऑब्जर्वेशन में आप फर्क करेंगे ना तिवारी जी। प्रॉब्लम मुझे जो है ना वो इसी से है कि जब हमारे स्टैंडर्ड चाहे किसी के भी ड्यूअल हो जाते हैं ना, तब प्रॉब्लम होता है। देखिए, सरकार को गुनहगार को देखने का एक नजरिया रखना पड़ेगा। अगर तराजू में अगर अलग अलग तौल और अलग अलग माप से आप गुनहगारों को थोड़ा सा देखना पीछे शुरू चले करें। जाएंगे। अगर आपको अभी तुरंत याद आ रहा है दानिश जी, असदुद्दीन ओवैसी का बयान याद है आपको? ऑब्जर्वेशन सब तो याद है, राम मंदिर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के थे और वो तो बाकायदा आदेश था। बिल्कुल, उसको बैठकर लेकिन- असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि ये बाबरी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन वो क्या लेकिन कहते क्या? हैं वो तो सुनिए कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कहते हैं कि सुप्रीम इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। तो आप उसको तो कोर्ट करिए कि क्या कहते हैं वो उसी वर्ड को कोर्ट करते हैं जो जजमेंट्स में लिखे हैं। जजमेंट्स में हट से कोई भी बात असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं करते, जैसा कि हमारे तिवारी जी कर रहे हैं कि वो ऑब्जर्वेशन है, आदेश नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन एंड आदेश? इतने बड़े सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जर्व किया है जो दिल्ली की पुलिस नहीं कर पा रही है।